नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और आज का हमारा विषय है जीन संवर्धित फसलें, फायदे और नुकसान। तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या घाटे लग सकते हैं। मतलब विज्ञान किसी को घाटा देना नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य अपनी असावधानी में नुकसान उठाता है और नहीं तो फिर दुरुपयोग करना चाहता है तो नुकसान होता है। लेकिन विज्ञान का उद्देश्य भलाई ही है। तो यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भी भलाई के ही पर्पज से बनाई गई है, मतलब इनका इजाद किया गया है, लेकिन कभी कभी इनके नुकसान भी होते हैं। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि ये जीएम फसल असल में होती क्या है। तो ये उन फसलों को कहा जाता है जिनमें आनुवांशिक परिवर्तन किए जाते हैं। और आनुवांशिक परिवर्तन का मतलब क्या है, तो जीन में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव किए जाते हैं। मतलब प्रयोगशाला में ये सब काम होता है और वहाँ इनका जो जीन है उसे परिवर्तित किया जाता है। अब कैसे परिवर्तित किया जाता है तो उसके लिए आप एक उदाहरण देख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे नमूने हो सकते हैं। आप चाहें तो अपनी ओर से कोई एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं जो आपको ज़्यादा सार्थक लगता हो। तो यहाँ आप देखें कि मानव वैज्ञानिक जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन युक्त गेहूं का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब ऐसा गेहूं तैयार करना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन काफ़ी हाई अमाउंट में मौजूद हो। तो ऐसे में किसी दूसरी फसल के साथ वो इसे क्रॉस करेंगे, यानी मिक्स करने की बात करेंगे। तो प्रोटीन का स्तर सोयाबीन जैसा होना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। तो फिर सोयाबीन ही यहाँ पर काम आएगा। सोयाबीन के प्रोटीन बनाने वाले डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को ये अलग करते हैं पहले, और उसके बाद गेहूं की जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाल देते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि अब जो फसल पैदा होती है वो रहेगा तो गेहूं, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुतायत होगी क्योंकि सोयाबीन के गुण उसमें पाए जाएंगे। ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ठीक है। और ये जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है इसके प्रभाव अच्छे ही होते हैं आमतौर पे, लेकिन असावधानीवश कभी कभी घातक परिणाम भी सामने आते हैं। तो यहाँ हमने देखा, और इन बीजों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज तैयार किए जाते हैं प्रयोगशाला के माध्यम से, इनका डीएनए अनुक्रम अलग होता है और उच्च प्रोटीन वाला गेहूं इसी प्रकार का हम प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, अनेकों फसलों के साथ हम ये कर सकते हैं और वैज्ञानिक कर भी रहे हैं। तो शुरुआत कुछ हमने ऐसे की। अगर आप चाहें तो इस निबंध में थोड़ा सा करंट अफेयर का जो मुद्दा है उसको शुरुआत में रख सकते हैं। हाल फिलहाल में कोई ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल तैयार की गई हो या जो जीएम फसलें हैं उनके फायदे और नुकसान के संदर्भ में कोई समाचार अभी चर्चा में रहा हो, मतलब कोई ऐसी ताज़ा तरीन न्यूज़ इनसे जुड़ी हुई हो, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसे शुरू में डालकर अपनी बात को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। वो एक अच्छा तरीका होगा और ज़्यादा प्रभावशाली भी होगा। जितने भी आयोग के द्वारा दिए जाने वाले निबंध होते हैं इनका आकार छोटा होता है, 600 या 700। अगर आप यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर 700 सीमा होती है, और समीक्षा अधिकारी वाला दे रहे हैं तो 600 सीमा होती है, लेकिन छोटा लिखना होता है कुल मिलाकर। और इन लघु निबंधों में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शीर्षक की पूरी डिमांड को आप कंप्लीट करें वहाँ। मतलब जितना शीर्षक आपसे लिखवाना चाह रहा है, जितना वहाँ परीक्षक आपसे लिखवाना चाह रहा है, उतना आप लिखें भी, और सीमित शब्द सीमा के अंदर। तो इसलिए बड़े निबंधों की तुलना में छोटे निबंध में थोड़ी कठिनाई आती है। संक्षिप्त में आपको सब कुछ लिखना होता है, तो सारगर्भित लिखने का अभ्यास आपको करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर शुरुआत करने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे हमने शुरू किया ट्रेडिशनल तरीके से, और दूसरा तरीका यह है कि आप करंट अफेयर से लिंक कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसी प्रकार नीले केले को प्राप्त करने के लिए केले को ब्लूबेरी के जीन के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसलें उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाती है, तो लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही इनको बनाया ही जाता है। जीएम फसलें फसल सुरक्षा में वृद्धि करती हैं, मतलब ये रोगाणुरोधी होती हैं, कीटाणुरोधी होती हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीटनाशक और तमाम जो रोगाणुरोधी रसायन होते हैं उनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपना बचाव खुद कर लेती हैं, इनके अंदर ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं। और पोषण के साथ साथ ये बेहतर स्वाद भी उपलब्ध कराती हैं, और इनकी उपज ज़्यादा होती है तो इनसे आय सुरक्षा, मतलब जो मूल्य सुरक्षा है वो भी हो जाती है। खराब मौसम का भी इन पर कोई खास प्रभाव न पड़े, इस हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि मौसम आधारित कृषि ये नुकसान की सबसे बड़ी वजह है और भारत में इस तरह की खेती ज़्यादा दिखाई देती। अब यहाँ कुछ और बातें। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये संकेत दे रहे हैं कि जीएम फसलों से दुनिया में खाद्य की समस्या को हल किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या तब भी होगी और ज़्यादा होगी। प्राकृतिक तौर पर उपजी हुई कोई चीज़ और प्रयोगशाला में बनाई गई चीज़ में फ़र्क तो होता है। तो वही बात है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और पर्यावरण के लिए कितने इको फ्रेंडली रहेंगे ये तो सोचने वाली बात है। सामान्य पौधा कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कुछ वनस्पतियों को छोड़कर। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो जितनी भी खुराक है वो लेंगी तो मिट्टी से ही, और जो
उनका अपशिष्ट है वो छोड़ेंगे मिट्टी में ही, तो मिट्टी को ये प्रभावित करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में ये कितनी सकारात्मक रहेंगी, ये यहाँ प्रश्न उठता है, जिसे कि आप देख रहे हैं। अब ये बताना आवश्यक होता है, यहाँ देखिए लाभ और हानि को लेकर शुरुआत से ही बहस चली आ रही है, जहाँ एक पक्ष जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लाभ को गिनाता है तो दूसरा इसके नुकसान का वर्णन करता है। दोनों पर चर्चा होती है, कई बार प्रतिबंध भी लग चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लाभ बताने वाला पक्ष ये मानता है कि उच्च गुणवत्ता इनकी होती है, तो बात तो सही है। टेक्नोलॉजी और मतलब उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, उत्पादन स्तर इनका अच्छा होता है, पोषण अच्छा होता है इनसे, मतलब जैसा हम पोषण चाहते हैं वैसा प्राप्त कर सकते हैं, और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फायदे गिनाने वाले पक्ष का मत है। यह उच्च उत्पादकता वाली होती हैं और सस्ती होती है, लागत प्रभावी होती है, ये कहा जा सकता है। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि पर्यावरण के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए ये घातक है। अब ये आपस का वाक युद्ध है, या आप कह लीजिए कि वाद विवाद है। एक पक्ष ये मानता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होती हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। खाद्य और पोषण दोनों की समस्या से हम इससे निजात पा सकते हैं, मतलब इन्हें उपजाकर, और अल्प पोषित लोगों में कुपोषण का खतरा दूर हो सकता है। जबकि दूसरा पक्ष क्या मानता है? दूसरा पक्ष ये मानता है कि एक विदेशी जीन, मतलब एक बाहरी जीन हम मूल फसल के बीज के अंदर रोपित कर रहे हैं, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो बहुत तरह के नए विकार पैदा करेगा। मतलब उसे खाने वाले या जो इसका सेवन करने वाले जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी हो, उससे त्वचा रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो उनके होंगे वो अलग टाइप के होंगे और वो शरीर के लिए उपयोगी होंगे और सकारात्मक होंगे, ये हमेशा आवश्यक नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष का मानना ये है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी, और दूसरा जो पक्ष है वो ये मानता है कि संसाधन, मतलब इस तरह के जो संसाधन है वो पहले तो लैब में विकसित होंगे और इससे एक ऐसी प्रणाली पैदा होगी जिसमें कि आम किसान का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आम जो हमारे देश का खेतीहर आदमी है, या आप कह लीजिए कि किसान है, जो कि देश की आत्मा है, तो ऐसा अन्नदाता ये सामान्य बीजों और सामान्य टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग जानता है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होंगे वो सबसे पहले किसके हाथ में जाएंगे। एक तो इनकी कीमत, जब शुरुआत में ये बनेंगे तो इनकी कीमत ज़्यादा होगी, बाद में भले ही धीरे धीरे करके जब इनकी बहुतायत हो जाए तो इनका मूल्य कम हो, लेकिन शुरुआती जो स्थिति है वो ऐसी ही होगी कि इनके बीज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होंगे और ये ऐसे लोगों की पहुँच में होंगे जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंध रखते हैं या बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, व्यवसायी हैं, मतलब कारोबारियों के हाथ में चला जाएगा। तो जो खेती है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब वो ग्लोबलाइज तरीके से की जाने लगेगी और किसान का उसमें जो रोल है वो खत्म होने लगेगा, मतलब किसान दूसरे के मोहताज बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है और ये सही भी है। अब यहाँ पर आप देखें कि महंगाई और भुखमरी दोनों बढ़ेगी, क्योंकि जब किसानों के हाथ से निकल कर ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो जो उत्पादन इससे होगा वो बेहिसाब महंगा होगा, और महंगा होगा तो हर आदमी उसे खरीद नहीं सकता है। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में पहली जीएम फसल के रूप में 2002 में बीटी कपास को मंजूरी दी गई थी, और बीटी कपास की खेती से भारत कपास के आयातक से कपास का निर्यातक बन चुका है। पहले हम बाहर से मंगाते थे, अभी निर्यात कर रहे हैं, तो फायदा तो साफ दिख रहा है, लेकिन दूरगामी जो विनाशकारी परिणाम है वो भी सामने आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारत में बीटी कपास के दीर्घकालिक अध्ययन के बाद बताया कि बीटी कॉटन यानी बीटी कपास ये मृदा और पशु स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं छोड़ता है। लेकिन कपास अकेला ही पौधा नहीं है, जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो वो कई सारी फसलों में होगा और हर फसल का व्यवहार एक जैसा होगा मॉडिफाइड होने के बाद, ये आवश्यक नहीं। अतः ICAR ने 2005 में तुअर यानी अरहर, चना, ज्वार, बैगन, केला, टमाटर, आलू इत्यादि के जीएम फसलों के विकास हेतु नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसजेनिक इन क्रॉप्स इसको शुरू किया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह के जो डाटा हैं उनको आप डालिएगा निबंध में, इससे आपका निबंध और रिच होगा। इसके बाद आप देखिए कि 2009 में जो GEAC है उसके द्वारा बीटी बैगन को मंजूरी दी गई थी, और जीएम सरसों की भी आप देखते हैं बात, मतलब ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो 11 की बात हो रही है, तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की प्रजातियां हैं, चाहे वो बैगन हो, सरसों हो, आलू हो या कपास हो, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कब कौन सा विकसित हुआ था ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। वर्तमान की स्थिति ये है कि जीएम फसलों को लेकर जो विवाद चल रहा था उससे अनुमान लगाना कठिन है कि ये विवाद कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष सही कह रहे हैं, फायदा भी है और नुकसान भी है। अब निर्णय हमें लेना है कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि खेती की ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं, सिर्फ अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में, और अपने देश में ये समस्या ज़्यादा है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खेतों का आकार सिकुड़ता जा रहा है, और आबादी इतनी ज़्यादा है, वही इसकी वजह भी है। रहने के लिए ज़मीन चाहिए तो लोग खेत पाट पाट कर मकान बनवा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं या उद्योग लगा रहे हैं, और बहुत सारे खेत जो हैं वो सरकार के महत्वाकांक्षी जो रोड बनाने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर बर्बाद हो रहे हैं, सड़क बन जा रही है उसमें। तो ऐसे में खेती वाली ज़मीन सिकुड़ रही है, तो उत्पादन का संकट आएगा, देर सवेर आएगा। अभी हम भले ही सीना फुलाकर दूसरे देशों को खाद्यान्न सप्लाई कर रहे हो, लेकिन भविष्य में ये प्रश्न उठेगा कि उपजाएं कहाँ पे,
ज़मीन और अनाज की कीमत सोने जैसी हो जाएगी। तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा और उसके बाद ऐसी फसलें बनानी होगी जो कम दायरे में ज़्यादा उत्पादन दे सके और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मौसम का कोई खास असर ना हो। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, आप सावधानी के साथ करें, बस यही एकमात्र रास्ता है। तो वही चीज़ है। और इसमें ये लिखा जा सकता है कि वर्तमान में तमाम जो प्रबंधन और उपचार हैं उसके बावजूद भारत में जीएम फसलों को लेकर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और हम भारतीयों की सबसे बुरी बात यही है कि हम नई टेक्नोलॉजी को एकदम हाथों हाथ ले लेते हैं और उसकी सुरक्षा के उपाय बाद में सोचते हैं। जब वो नुकसान पहुंचाने लगती है तब हमें लगता है कि अब इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन का कदम उठाना आवश्यक है। पहले हम उसे लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये चीज़ें गड़बड़ है। अब यहाँ आप देखें कि पैकेजिंग कानून को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और सख्ती से लागू करना, सिर्फ मजबूत बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को ज्ञान मालूम हो कि वो क्या ले रहे हैं, मतलब उनके हाथ में जो चीज़ जा रही है वो असल में है क्या। और जीएम फसलों को मंजूरी उनके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ही दी जानी चाहिए। ये नहीं कि धड़ल्ले से बस खेत में उपजा और सप्लाई कर दिया। उसकी बाकायदा जांच हो कि वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इंसान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये सब चीज़ें जांच होने के बाद ही उसको सप्लाई करना है। और जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग होती है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, इसमें मूल्यांकन समिति की शक्ति को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं जिन्हें कि आप उपसंहार में दे सकते हैं। इससे बेहतर सुझाव भी दे सकते हैं और इससे उपभोक्ता और किसान दोनों को अपने नफ़ा नुकसान समझने में आसानी होगी और वो अपने मर्जी के हिसाब से सुचारू कदम उठा सकेंगे। तो ये कुछ सुझाव आप अपनी ओर से दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी निबंध का जो उपसंहार होता है वहाँ आपके निजी विचार ही दिखने चाहिए। और निजी विचार हर अभ्यर्थी के अलग अलग होते हैं, तो परीक्षक यही देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी मौलिकता है। तो फिलहाल इस निबंध में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।